अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन गा रहे होंगे कि ईद आई मेरा यार नहीं आया, लेकिन सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम आ गए हैं। आप इंट्रो देख लें ताकि हम सीधा सवाल जवाबन कर सकें। हाँ जी, तो अली पहला सवाल, कल जो इलेक्शंस हुए हैं, अब पंजाब में हुकूमत बदलने लगी है। इस सारे चक्कर की वजह से खुदा ना खास्ता कोई हमारे आईएमएफ से मामलात तो नहीं एट स्टेक हो सकते? अच्छा, अब ना आईएमएफ में चक्कर ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया हुआ है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वोट रहता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वोट में ना आपको 45% वोटिंग राइट खाली अमेरिका के हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि इस नई सिचुएशन के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वोट कैसे जाता है। वही वल्नरेबिलिटी है जिसकी वजह से आज आपने देखा कि डॉलर भी 215-16 पे चला गया है। स्टॉक मार्केट भी कुछ 600-700 पॉइंट नीचे है गया है। तो अब ये 28 तारीख को आई थिंक बोर्ड ने इस पे वोट करना था, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। तो अब ये तब तक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा। नॉर्मली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद बोर्ड पाकिस्तान के जेनेरिकली भी हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, हो गई है यूँ कह लें। तो अब देखना ये पड़ेगा कि 28 तक क्या होता है। शायद मतलब एक चीज़ और भी हो सकती है, और वही हो सकती है कि अब क्योंकि मतलब तहरीक इंसाफ जो है उसके बारे में इम्कान ये नज़र आता है कि एक तो जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, और दूसरा तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत बनाएगी उसमें, क्योंकि पंजाब में अब उन्होंने हर तरफ ये शो कर दिया है कि वो मतलब इफ़ेक्टिवली स्वीप किया उन्होंने पंजाब कल। तो हो सकता है कि कोई मतलब इनफॉर्मल लेवल पे पीटीआई के साथ गारंटीज आईएमएफ की, अमरीकियों की, इस तरह की चीज़ें भी हों। अगर वो हो जाता है तो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। और अगर बीच में ये होता है कि जी पीएमएलएन वाले कहते हैं कि जी हम अब असेंबली तोड़ के इलेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर बोर्ड के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो इस वक्त यहाँ से लेके और वोट तक थोड़ा सा जो वल्नरेबिलिटीज़ ऐड हो गई हैं। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ अरसे पहले पीएमएलएन ने अनाउंस किया था कि जी पंजाब में हम 100 यूनिट तक की बिजली फ्री कर रहे हैं। आपने उसी वक्त कह दिया था कि ये नहीं हो पाएगा, और फिर खैर इलेक्शन कमीशन भी बीच में आ गया। उन्होंने कहा जी कि ये तो आप इलेक्शन से कुछ दिन पहले कैसे कर सकते हो, तो ये बाद में देखेंगे जब इलेक्शन गुजर जाएगा। अब जबकि इलेक्शन गुजर गया है और अब हुकूमत भी बदल गई है, तो उस मंसूबे का क्या होगा? अब पहली चीज़ तो वो तो मंसूबा नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना एक और ख्याल भी है। मेरा ख्याल ये है कि फॉर इंस्टेंस जिस तरह इलेक्शन से 3 दिन पहले पीएमएलएन ने पेट्रोल की कीमत 20-25 रुपए कम की, और इस तरह ये 100 यूनिट वाला प्लान दिया इन्होंने कि जी हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा ख्याल ये है कि इसने ना इन अ वे पीएमएलएन को थोड़ा सा हर्ट किया है इलेक्शन में। और उसकी वजह ये है कि पीएमएलएन ये चीज़ कह रही थी और बार बार कह रही थी कि ये मुश्किल वक्त इसलिए है क्योंकि पिछली हुकूमत हमारे लिए चीज़ें ख़राब करके गई है। तो फिर जब वो इलेक्शन आया तो फिर वो आप होता है ना शॉर्ट साइटेडनेस में आपके हाथ पैर फूल गए। आपने कहा कि नहीं अच्छा हम पेट्रोल भी 30 रुपये, हालांकि इनको पता है बड़ी अच्छी तरह कि अगर इनकी हुकूमत रहती तो इनको पेट्रोल के ऊपर कोई जो इवन ये फ्यूल प्राइस लेवी है यही को 50 रुपये लगानी पड़नी थी। तो एक तो बड़ा अच्छा मौका था कि आलमी मंडी में कीमत कम हुई है तो ये उस वक्त कम ना करते बल्कि रहने देते, ताकि उसके बाद लेवी वाला काम पूरा हो जाता है इनका। और बाकी जो इंटरनेशनली मार्केट में इनके 60-65 तक अब जाने का इम्कान है पर बैरल ऑयल की कॉस्ट। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको पास ऑन करते हैं कि देखें जी हमने जब आए थे तो 250 तो इसलिए किया था क्योंकि पिछली हुकूमत ख़राब कर गई थी, लेकिन अब हम इसको आहिस्ता। तो इससे सारे से ना एक्शन से आई थिंक प्रॉब्ली पब्लिक को एक तो मेरा ख्याल है इंप्रेशन ये मिला कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा ये वाली चीज़ भी हो गई कि अच्छा ठीक है जी आप तो कहते थे कि हालात इतने ख़राब हैं कुछ नहीं हो सकता, तो अब आप काम क्यों कर रहे हैं, या आप 100 यूनिट बिजली मुफ्त कैसे दे रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि ख़जाना खाली है। तो मेरा ख्याल है कि मतलब कहीं ना पब्लिक ने इसको कोई मतलब यही समझा कि उसको अब भी फूल किया जा रहा है। और ये वो वाली हरकत थी जो इमरान खान साहब के साथ स्टिक कर रही थी जब उन्होंने 150 रुपये पर पेट्रोल की प्राइस कर दी थी। बट पीएमएलएन ने कहा नहीं ये चीज़ भी हम उनसे छीन के अपने गले में डालेंगे। अच्छा, अब जो है
जो सेटअप हो गया है कि सिर्फ इस्लामाबाद में पीएमएलएन है और बाकी जगहों पे वो नहीं है, अब बिजली का क्या बंसू, ज़्यादा बिजली जाया करेगी कम जाया करेगी? यार असल में इसमें बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला होगा ना बिजली में वो ये होगा कि क्योंकि अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है तो फिर तो आपको थोड़ी सी मतलब फॉरेक्स स्पेस मिल जाएगी जहाँ पर आप बेसिकली फ्यूल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर देंगे। अगर वो हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपकी लोड शेडिंग की ज़रूरत कम हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि इस साल में बारिशें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि हाइडल कैपेसिटी एटलीस्ट अपने पोटेंशियल पे चल रही होगी। उसमें भी एक्चुअली एक मतलब जो नुकसान वाली चीज़, जो अलार्म वाली चीज़ हो शायद वो ये हो कि अगर कहीं फ्लडिंग वगैरह हो जाती है तो फिर आपको टरबाइन बंद करने पड़ते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल वो नहीं होता। बारिशों से बाय द वे एक और फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि स्पेशली मतलब जिस तरह लाहौर में पिछले 3-4 दिन का बारिश का स्पेल था तो आपकी एयर कंडीशनिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर गई थी। इसका मतलब ये कि आपकी कंजम्पशन जो है वो नीचे आ गई थी। तो अगर तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं तो शायद वही जिस तरह वो 4-5 घंटे की लोड शेडिंग दिन में चल रही थी उस पर रहें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर ये ऊपर भी जा सकती है। अच्छा, ये बाइडन की और एमबीएस की जो मुलाकात हुई है, इससे हमें या वैसे ओवरऑल दुनिया में इकोनॉमी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? अच्छा, बाइडन साहब जब एमबीएस से मुलाकात करने गए थे तो आई थिंक उसमें दो मेन कंसिडरेशंस थी। एक कंसिडरेशन तो ये थी कि वो सऊदी अरेबिया से ये कहने गए थे कि जी आप तेल ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दें ताकि जो इस वक्त अमेरिका समेत सारी दुनिया में इन्फ्लेशन का बड़ा प्रेशर है तो तेल की कीमतें नीचे आएंगी तो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा, तो इन्फ्लेशन वगैरह ज़रा सी कंट्रोल होगी। तो उस पे एमबीएस साहब ने मतलब क्योंकि उसकी वजह ये कि सऊदी अरेबिया और रूस ने को 2 साल पहले मतलब ओपेक तेल बरामद करने वाले मुल्कों की एक तंजीम है जो आई थिंक 1970s में किसी लेट 60s या 70s में किसी स्टेज पे बनी थी। उसमें सऊदी अरेबिया इफ़ेक्टिवली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेयर है बिकॉज सऊदी अरेबिया फॉर अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम वो तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। उसके इन टर्म्स ऑफ रिजर्व भी आई थिंक मतलब जो कैपेसिटी है वो उसकी आई थिंक दूसरे नंबर पे है रूस के बाद, और जो उसके रिजर्व हैं वो तीसरे नंबर पे हैं शायद, ये चौथे नंबर पे। तो ईरान की पाबंदियों के बाद उसकी सिग्निफिकेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। तो वो 2 साल पहले की बात है कि 2-3 साल पहले कि सऊदी अरेबिया और रूस ने जो एक्चुअली इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के रिजर्व भी हैं जिसके पास और जो एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करता है, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि जी क्योंकि रूस ओपेक में तो शामिल नहीं है लेकिन इनके बीच में ना एक वो प्राइस वॉर या यूँ समझ लें कि मार्केट शेयर कंट्रोल करने की वॉर चलती रहती थी। कभी रूस प्राइस क्रैश कर देता था उससे ओपेक को नुकसान होता था, ओपेक प्राइस क्रैश कर देता था उससे रूस को नुकसान होता। तो फिर ये इन्होंने कहा कि जी हम अब जो कुछ भी किया करेंगे ना, हम कोटे जो ओपेक के कोटे हैं वो रूस के साथ कंसल्टेशन में हुआ करेंगे कि जी इतना कोटा रूस का है और ये ओपेक का कोटा है, और उसको फिर आपस में मेंबर मुल्क जो है वो डिवाइड कर लिया करेंगे आपस में। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये कि एमबीएस उस अरेंजमेंट को मतलब सऊदी अरेबिया उस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा एक लेवल से ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि वरना अगर ये डिस्टर्ब होता है तो बात फिर वही पुराने टाइम पे चली जाएगी कि रूस मार्केट को ग्लट करना शुरू कर दिया करेगा, तेल की कीमत नीचे आया करेगी, इनके रिजर्व वगैरह और इनकी अर्निंग मतलब सऊदी अरेबिया की अर्निंग का एक बहुत लार्ज पोर्शन जो है वो जीडीपी का वो ऑयल की एक्सपोर्ट है, तो इनको वो इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो एक तो ये तो उन्होंने उस पर तो कह दिया कि जी हम 1.3 मिलियन बैरल से ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब हम इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते कि इस कैपेसिटी से ऊपर जाएँ। तो एक तो ये चीज़ हुई जिस पे मतलब सॉर्ट ऑफ यूँ समझ लें कि थोड़ी सी हाँ थी, ज़्यादा सारी ना थी। मतलब इसका एक और मतलब ये है बेसिकली यही ये बात कहने का कि जी हम जितनी गुंजाइश है उतना तो कर देंगे, लेकिन अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि हम रूस के साथ अपना एग्रीमेंट तोड़ के आपके लिए कॉम्पनसेशन करेंगे, उसके लिए हम इस वक्त तैयार हैं। नहीं, दूसरा इनका कंसर्न ये था बेसिकली कि जो अरब की सिक्योरिटी, अरब इलाकों की, मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी है, इसको ज़रा बेसिकली रीजनल लेवल के ऊपर पंप अप किया जाए, पुश अप किया जाए और उस सिलसिले में कोई राहें निकाली जाएँ इस तरह की कि इसराइल के ताल्लुकात इन अरब ममालिक के साथ अच्छे हों ताकि कोई जॉइंट सिक्योरिटी। अच्छा, अब उसमें फ्रैंकली मतलब अमेरिका 1971 के बाद और ख़ास तौर पे 1991 के बाद मतलब बेसिकली सिक्योरिटी का सबसे बड़ा गारंटर रहा है इन जीसीसी ममालिक के लिए भी, इवन इसराइल के लिए भी।
तो जब तक तो अमेरिका खुद मौजूद था तब तक तो मामलात मैनेज हो रहे थे। अब मसला ये है कि अमेरिका, मेरा ख्याल है जिस वजह से वो ये सब कुछ इकट्ठा करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि वो एक्चुअली डिसंगेज करना चाहता है मिडल ईस्ट से एक लेवल, मतलब अपनी डिसंगेजमेंट को इंक्रीज़ करना चाहता है, लेवल ऑफ एंगेजमेंट कम करना चाहता है। वो चाहता है कि जो लोकल लोग हैं, मालिक हैं, वो अब अपना सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई इस तरह का खड़ा करें कि रूस है या चीन है या ईरान है या इस तरह के दूसरे मसाइल हैं, उनको वो प्रेडोमिनेटली खुद डील करें। अमेरिका शायद उसके ख्याल में उसकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, अब उसके फाइनेंशियल भी इतना रिसोर्सेज डेडिकेट नहीं कर सकते। तो उसमें एक वो अरब रीजनल समिट हुआ था, इसराइल तो उसमें शामिल नहीं था, लेकिन थोड़ी सी बर्फ़ इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में पिघली है। आई थिंक इसमें जो ज़्यादा बड़ा मसला आएगा वो ये आएगा कि जिस तरह अमेरिका चाइना को या रूस को एज थ्रेट परसीव करता है, जीसीसी के ममालिक उनको इस तरह थ्रेट परसीव नहीं करते हैं। मतलब जस्ट उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब रूस में हालात या यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शन ख़राब हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफैक्टर एक्चुअली यूएई है। यूएई ने रूसी सरमायाकारों को यूएई में कारोबार करने के लिए एक्चुअली अट्रैक्ट किया है कि जी आप यहाँ आएँ, पैसे शैसे ले आएँ, लंदन और न्यूयॉर्क में आपके एसेट फ्रीज होते हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं, तो आपको यहाँ ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आएगा। तो ये मिस अलाइनमेंट है प्रेफरेंस। सिमिलरली इसराइल के केस में भी आप देख लें और इवन बाकी अरबों के केस में भी देख लें, तो वो चाइना को उस तरह थ्रेट परसीव नहीं करते, बल्कि वो उसके साथ फॉर इंस्टेंस इसराइल के जो बड़े एक्सटेंसिव, स्पेशली जो ये साइबर सिक्योरिटी डोमेन में कोलैबोरेशन है, वो बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ के साथ। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जो मतलब इवेंचुअली आगे देखते हैं किस तरह रिजॉल्व होती हैं। बट ये इन अ जस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव, बट मतलब असल चीज़ तो ये है कि बाइडन साहब ने एमबीएस का बॉयकॉट किया हुआ था और उनको खुद चल के आना पड़ा है दोबारा, उन्होंने वो फिस्ट शेक भी किया है, तो बस यही है फिलहाल। अच्छा, आखिर में एक वो ट्विटर पे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आपने एक वो जापानी येन की एक थियरी पेश की है। वो जो है मतलब ज़ाहिर है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि वो है इंटरेस्टिंग, अगर आप शेयर कर सकें। अच्छा, सो जो करेंसीज है ना दुनिया में, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो स्पेस है वो है जापानीज़ येन। जापानीज़ येन इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज जापान एक बहुत अमीर मुल्क है, उसका एक्सपोर्ट सरप्लस है और बड़े अरसे से है, और मतलब अगर आप ऐसे दुनिया में देखें तो कई सेक्टर में तो इफेक्टिवली जापानी डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट वो जिस सेक्टर में हाथ डालते हैं फिर वो उसको डोमिनेट करते हैं। अच्छा, अब जापानियों के साथ इशू ये है कि जापान वो मुल्क है जो अमीर भी है और उसकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है, जिसका मतलब ये है कि उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी नीचे जा रही है, विच बेसिकली मीन्स कि उसकी जीडीपी भी ड्रैग है, लोकल इकोनॉमी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस वजह से जापानी मतलब अपने जो एसेट हैं उनको मोस्टली कोशिश करते हैं कि बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करें, मतलब अमेरिका में, यूरोप में, इवन हमारे जैसे मुल्कों में भी मतलब बहुत सी जापानीज़ कंपनीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अच्छा, अब होता ये है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स घूम फिर के डॉलर डिनोमिनेटेड हो जाती हैं वन वे और द अदर। अच्छा, पहले होता ये था कि जब कभी दुनिया में रिसेशन की या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस की फ़िक्र आती थी तो जापानीज़ येन एक्चुअली वैल्यू में चढ़ना शुरू कर देता था, और ये मतलब जिसको कहते हैं इफ़ेक्टिवली ये नॉर्म है पिछले को 20-30 साल से, कि मतलब जब दुनिया में रिसेशन आती है तो हर करेंसी जो है वो प्रेशर फील करना शुरू करती है। येन वो वाहिद करेंसी होती है जो जिसकी वैल्यू चढ़ना, और उसकी वजह ये थी कि जापानी उस वक्त ये सोचते थे कि अच्छा दुनिया में रिसेशन आ रहा है, इसका मतलब डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो इसका मतलब ये है कि अब हमें फ़िलहाल बाहर को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बाहर के एसेट्स को बेसिकली बेच के उनको येन में कन्वर्ट करवा के रख लेते थे कि अच्छा जब हालात बेहतर होंगे, ग्रोथ की प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होंगे, तो तब हम अपनी इन्वेस्टमेंट का साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। उस वजह से फिर होता यह था कि येन की डिमांड चढ़ती थी और येन ऊपर जाता था। अब इस दफ़ा भी दुनिया में हालात कुछ इसी तरह के हैं कि मतलब ग्लोबल इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं, स्लो डाउन है, ग्रोथ के कंसर्न है, लेकिन इस वक्त जापानीज़ येन जो है वो एक्चुअली नीचे जा रहा है, और उसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि ये वाली जो रिसेशन है ये इसके साथ मतलब ये रिसेशन नहीं है, ये डिफ्लेशन नहीं है, ये एक्चुअली स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन ये होती है कि जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो रही होती है, प्लस साथ में चीज़ों की कीमतें भी
बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ रही होती हैं। और मोस्टली स्टैगफ्लेशन जो है ये सप्लाई शॉक की वजह से आती है, मतलब आपकी जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट होना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं। अच्छा, अब उसमें जापानियों का हिसाब किताब ये पहले तो होता था, जहाँ इकॉनमी स्लो होनी है उनको पता है कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, तो पैसा रोक लो, येन में रखो, जब चीज़ें खुलेंगी तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके जाना शुरू कर देंगे। आजकल जापानी ये सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है, हमें दो वजहों से चीज़ें मतलब बेसिकली बाहर रखनी चाहिए। एक तो ये कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इन्फ्लेशन बाहर की इन्फ्लेशन से कम रहेगी, और उस वजह से बाहर की करेंसियाँ जो हैं वो ऑटोमेटिकली वैल्यू में नीचे जाएंगी। जब वो वैल्यू में नीचे जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि जब कभी येन के मुकाबले में, तो इसका मतलब ये होगा कि जब कभी आगे हालात अच्छे होंगे वो इंटरेस्ट रेट वगैरह अपना चढ़ाना शुरू करेंगे और उसकी वजह से उनकी करेंसियाँ दोबारा ऊपर जानी शुरू करेंगी, तो तब हम बेसिकली जो कन्वर्जन करेंगे येन के अंदर, तो उस पीरियड के अंदर हमारी येन की जो डिनोमिनेटेड वेल्थ है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो हमें बेसिकली येन में ज़्यादा पैसे मिलेंगे जब अमरीकी जो हैं वो डॉलर को उस इंटरेस्ट रेट चढ़ाने की वजह से डॉलर जिस तरह आजकल हो रहा है मज़ीद मजबूत होगा, तो हमें हमारी येन डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। दो हमें ग्रोथ की वजह से रिटर्न पे कुछ नुकसानात आएंगे, लेकिन क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इन्फ्लेशन है और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम है, तो हमें जो कुछ येन में मिल रहा है उसकी एक्चुअली वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा होगी बाकी से। और दूसरी चीज़ ये भी होगी कि जब इसके साथ साथ येन कमज़ोर होगा तो जापानीज़ तो प्राइमरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, तो हम जो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में क्योंकि वीकर येन है, तो हमारा वो वाला मार्केट शेयर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से मतलब आम रिसेशंस के अंदर जापानीज़ येन ऊपर जाता है, बट ये स्टैगफ्लेशन जो है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो रुक रही है लेकिन साथ ही इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ स्पाइक कर रही है। अमेरिका में भी, मतलब यूरोप में भी को 8-10% के आसपास अमेरिका में इन्फ्लेशन है इस वक्त, जो आम मतलब पाकिस्तान के लिए भी 8-10% इन्फ्लेशन एक्चुअली ज़्यादा होती है। हमारी इन्फ्लेशन नॉर्मली एवरेज को 6-7% पे होती है एनुअल, आजकल हमारी तो खैर मतलब 20% को टच कर रही है। लेकिन 10% डॉलर वाली इकॉनमी के लिए, यूरो वाली इकॉनमी के लिए तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो जापानी इस वक्त बेसिकली पैसे निकाल नहीं रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी जैसे जैसे मनी सप्लाई टाइटन होगी, तो हमारी जो डॉलर डिनोमिनेटेड होल्डिंग है उनकी येन में वैल्यू ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। वाह, अच्छा, तो आप अपने सवाल भेजते रहिए और आप पेट्रन बनना ना भूलें, और साथ में और नंबर्स भी आ रहे हैं जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।